हाय एवरीवन, मेरा नाम गणेश है और आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल के इस पूरे चैप्टर में। तो हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। तो देखो, काफ़ी सारी चीज़ें आप ना क्लास 9th में पढ़ चुके हो, तो हम सीधा बिल्डअप ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं कि भाई मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ पर ज़रा सा अगर आप नज़र देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इस 118 एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप के बिहाफ पे, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे इसको क्लासीफाई किया जाता है, मतलब बांटा जाता है, अलग अलग तरीक़ों से कैटेगराइज किया जाता है। तो बेसिकली देखो, एक चीज़ में देखो, ये सभी क्या है, सभी एक प्रकार के एलिमेंट हैं। पहली बात तो ये नोट करो कि ये सभी क्या है, एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो ना माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ एलिमेंट। आपने सेकंड चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प के लिए आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज़ एलिमेंट। ये रहा, ये मेरी पर्सनल स्लाइड है जो मैं अपनी जूम की क्लासेस में यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो फिर आप जो है कि डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो, वहाँ से मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे व्हाट इज़ एलिमेंट क्या होता है देखोगे। एन एलिमेंट इज़ अ प्योर केमिकल सब्सटेंस मेड बाय ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब एक एलिमेंट वो चीज़ होती है जो एक ही प्रकार के एलिमेंट से बनी होती है, जिसको फर्दर इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, और जैसे इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट दिखते हैं, अकेले जो कोई दिखता है वो सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है। सपोज़ यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो अब ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूट एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो एक सिंगल को अगर बोलना हो तो एलिमेंट बोलेंगे, या हम बोलेंगे ऑक्सीजन किस एलिमेंट से बना है, वो ऑक्सीजन एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस किस एलिमेंट से बनी, ऑक्सीजन एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम देख रहे हैं कि भाई इन एलिमेंट को, या उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे, 118 एलिमेंट थे ना। इसको क्लासीफाई किया जाता है 4 तरीक़ों से, मेनली जो है कि 4 तरीके होते हैं। तो देखो, आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट का फंडा आपने ऑलरेडी समझ लिया, क्लास 9th में आप थे तभी आपने पढ़ लिया था। अभी आप क्लास 10th में आ गए हो, तो क्लास 10th में जो है कि आपको ये पढ़ना है, समझ रहे हैं। बाई नेचर के बिहाफ पे अगर आप मेटल्स को, इन सारे 118 एलिमेंट को देखोगे आप, तो वो होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। इन्हीं 3 ही ग्रुप में बांटा जाता है, पूरे 118 को, ठीक है ना। अगर 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 आप स्टेट के बिहाफ पे देखोगे तो उस पूरे 118 एलिमेंट के जितना पीरियोडिक टेबल में था, उन सभी को जो है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में बांटा जाता है, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट और प्लाज्मा में बांटा जाता है, थोड़ा अलग लेवल में। लेकिन जब आप बात करते हैं नेचर की, तो नेचर में वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में बांटा जाता है, ठीक है ना। और इवन इतना ही नहीं, और भी हमारे पास तरीके हैं जिससे हम इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। एक तो होता है ग्रुप और पीरियड में बांटा जाता है, अल्कली, अल्कली अर्थ मेटल, होमोलॉगस, हैलोजन, ट्रांजिशनल, ये भी होता है एक तरीका उसको क्लासीफाई करने का। साथ ही एक तरीका होता है एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे, लाइट एलिमेंट कौन है, हैवी एलिमेंट कौन है, ऐसे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात पता है क्या है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है, ये आप 10th में पढ़ रहे हो, और ये, अरे ये तो लव लिख के जैसा लग रहा है, ये आपका क्या हो गया, 10th में आप पढ़ रहे हो ना, और ये क्या हो गया, 11th में पढ़ोगे आप। तो ये वाला जो है आप इसको 11th में पढ़ोगे। तो आ जाओ मुद्दे पर आते हैं, मेटल और नॉन मेटल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। वैसे हम अगर देखें कि मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे ही डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, यहाँ पे बता भी जा रहा है, ठीक है ना। करेक्ट, द एलिमेंट आर द क्लासिफाइड और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। सो बेसिकली चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे जो है कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। सवाल ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है दोज कैन ऑब्जर्व बाई आइज़ या नेक्ड आइज, मतलब जिन्हें हम केवल देख के बता सकते हैं, विदाउट टचिंग, विदाउट डूइंग इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट्स, वी कैन आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इट शुड बी कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पार्टिकुलर, ठीक है ना। मतलब जिस चीज़ को, जैसे अभी मान लो ये हमारे सामने ये दिख रहा है, स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है मुझे, टैब की, तो ये कैसा दिख रहा है, वाइट दिख रहा है ना। तो ये चीज़ें देख के पता लग रही है, इसका शेप कैसा है, स्क्वायर शेप है, पता लग रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जो हम आंखों से केवल देख के बता सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़,
जैसे कोई चीज़ चमकती है हम देख के बता सकते हैं, किसी चीज़ का कलर है देख के बता सकते हैं, किसी चीज़ का शेप है हम देख के बता सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ज़्यादातर देख के बता सकते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, अब चलते हैं नोट्स पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टीज़ या नेचर के बिहाफ पे करोगे तो पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। ठीक है ना। ये तीसरे में मेटलॉइड में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। लेकिन इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करने के लिए कुछ टर्म है जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये जान जाएंगे ना तो बहुत आसान होगा हमें आगे की चीज़ें समझना। जैसे मालिएबल किसी चीज़ को बताया जा रहा है कि दिस इज़ मालिएबल, दिस इज़ नॉट मालिएबल, तो इसका मतलब है कि अगर उसको कोई सबस्टांस है, ठीक है ना, अब या तो मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा या मेटलॉइड होगा, तीनों में से कोई एक ही होगा। तो अगर उस पर हथौड़ी से वार करते हो, यानी आप हैमर करते हो उस पर, तो हैमरिंग करने के टाइम अगर वो थीन सीट बन जा रहा है, मतलब इफ़ दे माइट हैव द प्रॉपर्टी व्हेन द हैमरिंग इज ओवर ऑन द मेटल, सो अगर वो फैल जा रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, मालिएबल कहलाएगा। ठीक है ना। वाइल इन केस ऑफ डक्टिलिटी हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम उसको स्ट्रेच करें, मतलब खींचें उसको दोनों तरफ से, तो क्या करेगा, थीन वायर में बदल जाएगा। और हम ये सभी जानते हैं कि जैसे कोई चीज़ मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद फिर उसको हम बहुत बड़ा तक उसको खींच सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मतलब जिसका हम पतले तार बना सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का वायर आता है, कॉपर का वायर आता है ना। तो जिसका हम वायर बना सकते हैं उसको हम डक्टाइल बोलेंगे और इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। और ब्रिटल का मतलब कि अगर आप ज़रा सी हैमरिंग करते हो तो दे गेट्स ब्रेक डाउन, तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। ठीक है ना। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन की जाती हैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ मेटल। तो बोलेंगे कि मेटल आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मालिएबल एंड डक्टाइल, दोज आर मालिएबल एंड डक्टाइल। कहेंगे कि मेटल वह सबस्टांस होता है या वह एलिमेंट होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब अपने अंदर से पास होने की परमिशन देता है। और वो क्या होता है, मालिएबल, मतलब आप इसको हथौड़ी से पीटोगे तो ये थीन सीट में बदल जाएगा। और डक्टाइल का मतलब मैंने बताया, इससे थीन वायर भी बना सकते हैं विद सम ऑफ एक्सेप्शंस और ऑल्सो देयर। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब मेटल की पहली बात तो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो हम जानते हैं मेटल देखो कितना हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, हैवी होता है। सोनोरस का मतलब है जैसे किसी चीज़ से आप उसको स्ट्राइक कराओगे ना तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बेल देखो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, ग्लास वगैरह गिरता है फर्श पे तो फिर कैसा साउंड करता है। तो ये सारा जो है कि एक मेटल की प्रॉपर्टी है, मतलब कैसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट हो, उसको कंडक्ट करेगा, मालिएबल होगा, डक्टाइल होगा, शाइनी होगा, हार्ड होगा, हैवी होगा, सोनोरस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, कैल्शियम, राइट। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम मेटल की कैटेगरी में हम इन्हें रखते हैं। सबसे नोट करने की बात है, ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ इन ए लिक्विड स्टेट। सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन केवल और केवल मरकरी होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेल्सियस अगर है तो जो वो रहेगा मेटल रहेगा वो कैसा रहेगा, लिक्विड स्टेट पे रहेगा। ठीक है ना। इवन इसके अलावा जैसे एक एलिमेंट है गैलियम और एक होता है सीजियम, तो गैलियम और सीजियम जो होते हैं ये होते तो सॉलिड में हैं, लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस एवब हुआ, मतलब 26 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो ये तुरंत क्या कर जाएंगे, मेल्ट होने लग जाएंगे। इवन आप गैलियम या सीजियम को अपने हाथ पे अगर पाम पे रखोगे ना, अपने पाम पे रखोगे तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएंगे, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना। तो ये 2 और एक्सेप्शन हो सकते हैं, जस्ट बिलो ऑफ रूम टेम्परेचर दे गेट्स मेल्ट आउट, राइट। एंड जो मरकरी होता है वो ऑलरेडी मेल्ट फॉर्मेट में होता है। अगर आप मरकरी देखना चाह रहे हो तो फिर आप देख सकते हो कहाँ पे, जो थर्मामीटर्स होते हैं या ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन होती हैं, उसमें आप देखोगे वाइट कलर का कोई शाइनी सब्सटेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, कह रहे हैं मेटल आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच इज़ फॉर्म द पॉजिटिव आयन बाई लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है, सभी मेटल्स क्या करते हैं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स देते हैं,
पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करते हैं। मतलब वो इसलिए क्यों फॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे सोडियम हमारा क्या है, मेटल है। अभी क्या है, ये ऐसे है, लेकिन जब ये रिएक्शन करने जाता तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बना लेता है, Na+ बना लेता है और किसी के साथ जुड़ जाता है। वहीं पर अगर एल्युमिनियम को अगर आप पकड़ोगे तो Al+2 बनाता है, कभी कभी +3 भी बना लेता है। तो अगर +2 है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है ना। अगर +3 बनाता है इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो हमेशा मेटल क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैटायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, बताओ। ओके, कमेंट में बताना है भाई आपको कि अगर जैसे एन के ऊपर प्लस चार्ज लगा तो ये क्या है, कैटायन है या एनायन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई कैटायन। क्या बोलेंगे, कैटायन। अगर वहीं निगेटिव होता है तो उसको एनायन बोलेंगे। तो ये वाला जो पॉजिटिव वाला फॉर्म करने की, कैटायन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है, वो केवल और केवल मेटल के पास होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती। पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। केवल एक नॉन मेटल है, एक ही नॉन मेटल है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, जो कि सबसे पहले पर आता है। केवल यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बाकी और पीरियोडिक टेबल में मेटल के अलावा कोई भी माई का लाल इसमें नहीं है जो माई का लाल, या माई थोड़ी पैदा हो रहे हैं। और कोई भी एलिमेंट जो है कि वो H+ आयन या प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा एक्सेप्ट मेटल। अगर वो मेटल है तो प्लस आयन वाला चीज़ फॉर्म करेगा, बाकी सारे लोग नेगेटिव या न्यूट्रल रहेंगे। या एक और स्टेट होती है जिसमें ऐसे डॉट बनाया जाता है, ठीक है ना, इधर कार्बीन बन जाता है। आगे ये सब बहुत थोड़ा सा 12th में जाओगे तो बहुत हल्का फुल्का मिलेगा, नहीं तो ग्रेजुएशन में मिलेगा, है ना। सोचो कितनी बढ़िया बात बता देता हूँ अभी। चलो, तो ये बात समझ में आ गई कि जितने मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, कोई भी मेटल हो, ठीक है ना। चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 2 या 3, तो वो उतना ही फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के लेते हैं, आप देख रहे हो, एल्युमिनियम इज द मेटल विच फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम इज आयन Al+3 बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा मुझे बताओ, अगर Fe+2 है और Fe+3 है, इसमें से किसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसमें से किसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बताओ। Fe+2 में से और Fe+3 में से किसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सोचो। तो इसमें से इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्योंकि +3 का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज़ किया है। 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिया, इसीलिए प्लस आयन लगा है। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दिया है, तो इसीलिए 2+ लगा है, समझे। तो ज़्यादा लूज़ किसने किया, Fe+3 ने, ठीक है ना। तो ओके, यहाँ पे वही एग्जांपल आपको समझा रहे थे। ये एल्युमिनियम का केस था, मैंने आयरन का भी केस आपको लेके समझा दिया। कॉपर लोगे तो कॉपर में ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ये कितना करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और बात है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये कॉपर फिर से बन जाएगा, ओरिजिनल कॉपर बन जाएगा, जैसा कॉपर ये पहले था। अब ऐसा नहीं अगर मेटल स्टेट में था तो वो मेटल स्टेट में आ जाएगा, नहीं, मतलब उस सोल्यूशन में ये एक्चुअल कॉपर बन जाएगा। अभी तो कॉपर आयन था, अभी ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब ये ऐसा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा रहेगा तो ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, मतलब वो उसमें डिजॉल्व्ड रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो ये नीचे तुरंत तली में बैठने लग जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि कॉपर हार्ड होता है और हैवी भी होता है, तो क्या हो जाएगा, नीचे बैठने लग जाएगा। जब तक आयनिक स्टेट में है तब तक तो वो घुला मिला रहेगा, लेकिन जैसे ही वो सॉलिड स्टेट अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी आ जाती है, वापस रिकवर हो जाती है। तो ये अपने कॉपर स्टेट में आ जाता है, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे, कहेंगे वाई मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सभी मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं, मुझे बताओ। सभी एलिमेंट को, या मतलब सभी एलिमेंट मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो रीज़न इसके पीछे है क्योंकि ये इनको लॉस करने, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी इनके पास होती है। सभी मेटल के पास ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू डोनेट समवन, राइट, दैट्स वाई दे कैन बी कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल है, वो है केवल हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये अभी मैंने बताया आपको, सारे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ो। कह रहा है द मोस्ट ऑफ अबाउंडेंट मेटल, कह रहा है द मोस्ट ऑफ अबाउंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम एंड
कंस्टिट्यूट 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अबाउंडेंस की बात करें कि कौन कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एक सेकंड रुको, मैं एक टेबल की तरफ लेकर चलता हूँ आपको कि मोस्ट अबाउंडेंस मेटल कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। ये आप बाकी अगर आप देखना चाहो तो मेटल की डेफिनेशन क्या होती है, वो मेटल की डेफिनेशन मैंने फिर से यहाँ पे पर्सनल पीपीटी पे डाल दिया हुआ है, प्राइवेट क्लास वाली, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ है, अब इस पे आएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं अकरेंस में ना। ये देखो अबाउंडेंस, अबाउंडेंस का मतलब होता है इसकी मौजूदगी कितना ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बोल सकते हैं अबाउंडेंस मीन्स हाउ मच मेटल्स आर नेचुरली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अबाउंडेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अर्थ क्रस्ट में कितनी मौजूद है, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपरी लेयर जो होती है उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो लगभग 8% के बराबर है। आयरन जो है लगभग 0.5 के परसेंट बराबर, सॉरी मतलब 5% के बराबर है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम 3.1 सेकेंड बेटे, कैल्शियम जो है कि आपका 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1, टाइटेनियम 0.6। तो इसके हिसाब से जो है कि ये सभी ज़्यादातर पाए जाते हैं। और कॉमन यूज़ और फैक्ट की अगर हम बात करें तो जो एल्युमिनियम होता है सो ये सबसे ज़्यादा जो है कि मेटेलिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और हम तो सभी परिचित हैं, है ना, कि एल्युमिनियम कहाँ यूज़ होता है, वो चीज़ है। आयरन कहाँ यूज़ होता है, कैल्शियम कहाँ यूज़ होता है और कैसे मिलता है, ठीक है ना। सो कैल्शियम जो होता है हमारे दांतों में पाया जाता है। इवन दांत जो होता है पूरा कैल्शियम का ही बना होता है। और ये जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनके अंदर भी कैल्शियम होता है। सीमेंट, चाक वगैरह के अंदर कैल्शियम होता है। आप हैरान होंगे कि भाई सीमेंट के अंदर कैसे कैल्शियम हो जाएगा, चाक के अंदर कैसे कैल्शियम हो जाएगा। तो CaCO3 ये क्या है, चौक का फार्मूला, इसके अंदर ये क्या है, कैल्शियम ही तो है, ठीक है ना। इवन इतना ही नहीं, सीमेंट के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसीलिए वहाँ पे मौजूदगी दर्ज कराई जाती है। कभी कभी होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, वो मिट्टी खाने लग जाते हैं। तो पता है कोई बच्चा मिट्टी क्यों खाता है, क्या रीज़न होता है। तो कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, बहुत सारे लोग, बड़े लोग भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़े लोग भी ऐसा चीज़ें खाने लग जाते हैं। जैसे वो नहीं आता दिया जलाने वाला, जो कुम्हार बना के देते हैं जो दिया, वो दिया बहुत सारे बड़े लोग भी खाने लग जाते हैं। क्यों खाने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो अपने फैमिली में ऐसे किसी को देखो, अगर वो इसका बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि इसको बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से ऐसा वो कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो कैल्शियम कहाँ से कहाँ कहाँ मिल सकता है हमारे यहाँ पे, चाक में, सीमेंट में। अब ऐसा नहीं कि सीमेंट और चाक खाने लग जाओ, नहीं, मतलब एक जेन्युइन सोर्स होना चाहिए जहाँ पर लेजिमेटेड तरीके से आपको कैल्शियम मिले, ठीक है ना। जैसे दूध वगैरह आप ले सकते हो, उसमें मिलेगा आपको। चलिए, बाकी सोडियम का मैंने बात बता दी। सोडियम जो है कि ये साल्ट बनाने के बहुत सारा काम आता है, ग्लास बनाने के काम आता है। सोडियम के सबसे ख़ास बात ये होती है कि आपने कहावत सुनी होगी कि वो पानी में आग नहीं लगती ना, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो आप पानी में भी आग लगा सकते हो, बिकॉज सोडियम इज़ द मेटल व्हेन यू पुट इन द वाटर सो ही जस्ट बर्न आउट एंड प्रोड्यूस अ फायर। तो जैसे आप पानी में डालोगे वहाँ पे आग लग जाएगी, क्योंकि सोडियम जैसे H2O के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में वो हीट या एनर्जी इवॉल्व करती है। तो वो एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्मेट में दिखने लग जाती है ना। तो इस तरीके से इवन यू फील लाइक कि हमने पटाखा डाल दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, ओके। एंड अगेन इफ़ यू केम टू द कि भाई पोटेशियम, मैग्नीशियम और ये सभी एलिमेंट होते हैं अलग अलग जगहों पर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये अबाउंडेंस थी, अकरेंस थी। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन and subscribe to the channel and we will move toward the कहाँ गया जी, move toward the next topic। और यहाँ पर मैंने बता दी कौन कौन अबाउंडेंस क्या थी, ठीक है ना। आगे हम देख रहे होंगे और भी मेटल्स के टाइप्स। जैसे अभी हमने देख लिया कि मेटल क्या है, मेटल क्या होता है, हमने ये देखा। अभी मेटल के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, उनके विषय हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट सक्सेस। Okay, bye, and don't forget to subscribe, share with your friends and your colleagues. Bye.